नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 30 जिसका नाम है पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। इसकी पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी कुछ प्राकृतिक आपदाओं की, जिसमें से हमने बाढ़ के बारे में पढ़ा था, भूकंप के बारे में पढ़ा था और चक्रवात के बारे में पढ़ा था। बाढ़ में क्या होता है, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश आती है जिसकी वजह से जो नदी के किनारे हैं उनसे पानी बाहर आता है और सारे जो क्षेत्र है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको अपन कहते हैं बाढ़। अब आपके बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब चीजों से आपको कैसे बचना है, क्या क्या उस टाइम पर प्रबंधन होने चाहिए, कौन सी एजेंसी है जो कि इनके बारे में सूचना देती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम कुछ और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से आपके कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा होगी। एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर वन्य आग की, है ना, कि जंगलों में आग कैसे लगती है, ठीक है, क्या आपके प्राकृतिक आपदा क्यों कहा जाता है इसको। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सुनामी के बारे में भी। आज की क्लास में हम भूस्खलन को भी पढ़ने वाले हैं, भूस्खलन, और साथ के साथ हम बादलों का फटना, ये सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। बादलों का फटना, ये टॉपिक हमारे यहाँ पर कवर होंगे। क्लियर है सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जंगल की आग यानी कि वन्य आग के बारे में बात करते हैं। जंगल की आग क्या है? जैसे आपने एक देखा होगा कि थोड़े टाइम पहले जो हमारे अमेजन वर्षा वन है, जो कि हमारे पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं, उनमें आग लग गई थी और उनमें आग लगने पर काफी दिनों तक कंटिन्यू वो आग चलती रही थी, है ना। तो देखिए, जंगल की आग एक क्या है, चिंता का मुख्य कारण है। क्यों? क्योंकि देखो, हमें पेड़ पौधों से क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन हमें मिलती है। अब जब यहाँ पर जंगल के जंगल जल जाएंगे यानी कि पूरे इतने सारे पेड़ नष्ट हो जाएंगे, तो प्रदूषण तो होगा ही होगा, साथ के साथ आपके यहाँ पर प्रदूषण होने के साथ साथ हमें कितना नुकसान होगा, हम तो सांस लेने में ही दिक्कत आने लग जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी हमें तो, क्योंकि इसके कारण मानव आवास खतरे में पड़ जाते हैं तथा वन्य संसाधन मानवों की पहुंच से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए पूरे के पूरे वन एक साथ जल गए, जंगल जल गया, तो उनसे प्राप्त होने वाली लकड़ियां, हमारा संसाधन है भाई, लकड़ियां हमारे काम आती है, वो जल जाएंगी, वो हमें नहीं मिल पाएगी। जो भी औषधि है, आपके औषधि वाले जो पेड़ पौधे हैं, उनसे हमें औषधि प्राप्त नहीं हो पाएगी। और जो भी संसाधन हम इन जंगलों से प्राप्त करते हैं, उन जंगलों में रहने वाले जो वन्य जीव हैं उनके लिए नुकसान होगा, क्योंकि वो भी उनकी क्या है, प्राकृतिक आवास है। तो जब उनके घर नष्ट हो जाएंगे तो उनको वहां से जाना पड़ेगा, है ना। देखिए, भारत का 19.27 यानी कि 19.27% भाग अथवा 63.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र क्या है, वन्य क्षेत्र, यानी कि इतने भाग पर क्या है, इंडिया के अंदर आपके जंगल है, वन है। वन्य आग को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इन 3 कैटेगरी में इनको क्या किया गया है, बांटा गया है वन्य आग को, कि कैसे कैसे लग सकती है। देखिए, प्राकृतिक अथवा नियंत्रित वन्य आग, उदाहरण के लिए शुष्क वृक्षों पर बिजली गिरने के कारण। कई बार आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बिजली कड़कती है और वो बिजली आपके वहां पर पेड़ पौधों पर गिर जाती है, तो उसकी वजह से आग लग जाती है, यानी कि प्राकृतिक अथवा नियंत्रित वन्य आग अपन इसको कहते हैं, कि इस आग को कंट्रोल भी किया जा सकता है। दूसरा है गर्मी अथवा शुष्क मौसम में कूड़ा करकट तथा अन्य बायोमास से उत्पादित ऊष्मा के कारण क्या हो जाती है, आग लग जाती है। बहुत ज्यादा कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया, गर्मी है, जलाने वाली गर्मी एकदम, तो वो सही में जला देती है पूरे जंगल को। लोगों के लापरवाही के कारण लगने वाली आग, उदाहरण स्वरूप कि आपके मान लीजिए किसी ने जलती हुई तीली है, जलती हुई कोई भी ऐसी चीज है, उसको ऐसे ही फेंक दिया, तो उसकी वजह से पूरे उसमें आग फैल सकती है। तो ये क्या है, आपके वन्य आग के टाइप है कि आपके किस किस तरीके से किस किस श्रेणी में इसको विभक्त किया गया है।
देखिए आगे, जंगल की आग के प्रभाव कि इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो हमें पता है कि भाई ऑक्सीजन की कमी, प्रदूषण होगा, हमें संसाधन प्राप्त नहीं होंगे, वन्य जीव जो वहां पर रह रहे हैं उनके प्राकृतिक आवासों की क्षति हो जाएगी। देखिए, आग वन्य अपक्षयन का प्रमुख कारण है। आग का पारिस्थितिकीय, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर मुख्य प्रभाव पड़ता है ना। पारिस्थितिकीय प्रभाव कैसे पड़ेगा? हमारा पारिस्थितिक यानी कि जो इकोसिस्टम है, परितंत्र है, क्या वो प्रभावित होगा? नहीं होगा जंगल का, क्योंकि सब आपके वहां पर क्या है, जो खाने हैं उसके खाने के लिए, आहार के लिए, फूड के लिए एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तो जब अपने जंगल नहीं होंगे तो जो आपके शाकाहारी जीव है वो क्या खाएंगे, है ना। कीमती लकड़ी की क्षति, जैव विविधता यानी कि जो जीव वहां पर रह रहे हैं उसकी भी क्षति, व पेड़ पौधों और जंतुओं का विलोपन, प्राकृतिक वनस्पति और जंगल क्षेत्र में कमी। भाई जो वहां पर पेड़ पौधे उग रहे हैं वो तो सारे जल ही जाएंगे, और जंगल की आग से पर्यावरण की क्षति के क्या है, प्रमुख कारण है। आवाह यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र के अपक्षीणन को भी आग द्वारा क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ये क्या है, आपकी जंगल की आग के कुछ प्रभाव है, इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं। आगे देखिए, जंगल की आग के अन्य प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कि वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। जब इतनी ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे जलेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, जिसकी वजह से आपके वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। असुविधाजनक रहन सहन के साथ क्षेत्र की जलवायु में बदलाव, वहां पर जलवायु परिवर्तित हो जाएगी। जब इतनी ज्यादा आग लगी हुई होगी वहां पर तो गर्मी तो बढ़ेगी। मृदा अपरदन के कारण मृदा की उत्पादकता प्रभावित होती है और ओजोन परत का अपक्षयन भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके जो जंगल की आग है, वन्य आग है, उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, वन्य आग के कारण होने वाली क्षति को निम्नलिखित उपायों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं? ग्रीष्म ऋतु के दौरान सूखी पत्तियां, टहनी इत्यादि को क्या कर दो, हटा दो। कचरे के ढेर मत बनाओ, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा, वहां पर बहुत ज्यादा ऊष्मा बनेगी और फिर आग लग जाएगी। तो जो कचरे के ढेर हैं, पत्तियों के ढेर है, उनको वहां पर रहने मत दो। फायर ब्रिगेड को सूचित करें और पानी छिड़क कर आग को बुझाने का प्रयास करें, अथवा जो अग्नि क्षेत्र के चारों ओर क्या करें, खुदाई करना स्टार्ट कर दे। पशुओं व अन्य सचल वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। ऐसा नहीं है कि खुद वहां से भाग लिए। अगर आपके पास कोई वहां पर जानवर है, आपको दिख रहे हैं, या आप पालते हैं, आपके घर में कोई गाय भैंस बकरी हो, आप उनको साथ में लेकर सुरक्षित स्थान पर जाएं। जलती हुई बीड़ी, सिगरेट या लकड़ी की तीली इत्यादि इधर उधर ना फेंके, क्योंकि आपने तो बस अपनी बीड़ी जलाई, सिगरेट जलाई और बची हुई जो तीली थी जल रही है उसको फेंक दिया कहीं भी। अब क्या होगा, उसकी वजह से वहां पर कोई ऐसी वस्तु है उसमें आग लग जाएगी, सूखी वस्तु में। यदि आग लगी हो तो जंगल में प्रवेश ना करे। ऐसे ज्यादा हीरो नहीं बनना है वहां पे कि मैं देखता हूं, मैं अंदर जाके देखता हूं कितनी आग लगी और कितने बचे हुए हैं। तो अगर आग फैली हुई है तो आपको जंगल में प्रवेश नहीं करना है। आगे देखिए, अगली जो अपनी प्राकृतिक आपदा है वो क्या है, सुनामी। देखिए, सुनामी क्या है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव। ये आपके सुनामी किसकी वजह से आती है? जो समुद्र है उनके अंदर भूकंप आने की वजह से सुनामी आती है। तो देखो, इसके अंतर्गत भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोटों के साथ अत्यधिक मात्रा में पानी स्थानांतरित हो जाता है। अपन ने देखा ना कि बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, यानी कि सुनामी आ गई। सुनामी समुद्र के अंदर भूकंप आने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, प्राकृतिक अवरोध जैसे कि तटरेखीय वृक्ष सुनामी के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे देखो, सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप है, इस तरीके से देखो बड़ी बड़ी लहरें, पूरा जो पानी है वो रोड पे आ जाता है, यातायात बहुत प्रभावित होता है इससे, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। अगर यहाँ पर कुछ सुनामी की अगर अपन बात करें, कुछ केस स्टडी यहाँ पर करें कि कहाँ कहाँ पर कौन सी सुनामी आई थी, तो देखिए 26 दिसंबर 2004 में
हिंद महासागर में आई सुनामी के पश्चात भू विज्ञान मंत्रालय ने हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र, जिसको अपन ने शॉर्ट में क्या लिखा है, NCOIS, में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र का गठन किया है। कि ये आपको यहाँ पर, जैसे कि एजेंसीज होती हैं, वो आपको क्या करती है, हर एक प्राकृतिक आपदा के लिए एक एजेंसी बनाई गई है, वो आपको सूचना देती है, आपको चेतावनी देती है कि आपके क्षेत्र में ये होने वाला है। यह केंद्र सुनामी की पूर्व चेतावनी जानकारी करता है तथा ताकि देश के तटीय क्षेत्रों को सुनामी प्रकोप से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण केस स्टडी अपन करते हैं। देखो, 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 8.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र क्या था, पश्चिमी तट के निकट था। इस भूकंप के कारण एक विनाशकारी सुनामी ने इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत के तटों पर क्या मचा दी, तबाही मचा दी। भारत में तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रभावित हुए। लगभग 10,000 लोग मारे गए और हजारों लोग क्या हो गए, बेघर हो गए। सुनामी, भूकंप आ रहा है उसके अंदर, समुद्र के अंदर, है ना, उसकी वजह से आपकी क्या आ रही है, सुनामी आ रही है। आगे देखिए, मानव बनाम प्रकृति, जापान में भूकंप, सुनामी, नाभिकीय विकिरण का खतरा। देखिए, 11 मार्च 2011 का प्रौद्योगिकी की दृष्टि से आधुनिकतम देशों में से एक है। एक भूकंप आया जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर कितनी मापी गई, 9.0। मैंने क्या कहा कि 3 तक अगर हो तब तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर 8 और 8 से ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस भूकंप के कुछ ही मिनटों के पश्चात 13 फीट ऊंची सुनामी लहरों ने क्या मचा दी, तबाही मचा दी। यह 130 वर्षों के दौरान विश्व भर में अब तक की सबसे शक्तिशाली क्या थी, सुनामी थी। 130 वर्षों में पूरे विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली सुनामी आई थी ये। सेंडाई हवाई अड्डा कारों, ट्रकों, बसों कीचड़ से भर गया। कास्मो तेल शोधक कारखानों में भयावह आग लग गई। अब भाई सुनामी की वजह से आग भी लग गई, तो ये दूसरी एक आपदा और साथ में आ गई। तो एक प्राकृतिक आपदा आने का मतलब ये नहीं कि केवल एक ही दिक्कत होगी, उसके साथ साथ और आपदाएं भी आपके साथ में आ जाती है। देखिए, सुनामी की वजह से जापान में 11 मार्च 2011 को सुनामी के कारण हुई भयानक जो है आपके तबाही, कारें समुद्र में बह गई और रिहायशी स्थान सुनामी की विशाल लहरों में बह गए। तो ऐसे जो है पूरे का पूरा क्षेत्र नष्ट हो जाता है इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। देखिए, आपातकाल की घोषणा कर दी गई क्योंकि 2 नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के 5 रिएक्टरों के शीतलन तंत्र में खराबी आ गई। 15 मार्च 2011 को फुकुशिमा संयंत्र में विस्फोट और आग लगने के कारण नाभिकीय विकिरण खतरनाक हद तक वायुमंडल में क्या हो गया, फैल गया। तो आप देख सकते हो ना कि कितना तगड़ा ये आपकी थी सुनामी, जो क्या क्या कर गई, यहाँ पर आकर तबाही मचा गई पूरी। देखिए, भूकंप से होन्शु द्वीप 8 फीट पूर्व की ओर खिसक गया तथा पृथ्वी के घूर्णन में 1.6 मिली सेकेंड की वृद्धि हो गई। यह भूकंप रिंग ऑफ फायर के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिकी प्रशांत प्लेटों के इंटरसेक्शन पर गया था। भूकंप के कारण समुद्र से 15 मील नीचे तक खाई बन गई, जिसकी लंबाई 186 मील व चौड़ाई 93 मील थी। अब आप इसका अंदाजा लगा पा रहे हो कि इस सुनामी ने क्या किया होगा, है ना, किस तरीके से तबाही की होगी। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं अगली प्राकृतिक आपदा जिसका नाम है भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब क्या होता है, चट्टाने, मिट्टी अथवा मलबा पहाड़ी ढलानों से नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं, है ना। भूस्खलन प्राय अस्थिर जो पहाड़ी ढलान होते हैं उनमें होता है। अस्थिर है तो वो खिसक जाते हैं, नीचे बह बह के आ जाते हैं वो। भूमिगत जल का दबाव, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, मृदा अपरदन ढलानों को अस्थिर बना देते हैं। यह उन प्राकृतिक पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है जो वन उन्मूलन, चट्टानों का डायनामाइट विस्फोट, निर्माण कार्य, कंपन इत्यादि जैसे मानव क्रियाकलापों का परिणाम है। अब भाई
क्या है कि किसी को काम करना है, मतलब कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो वो उन पहाड़ियों को छेड़ते हैं, उसकी वजह से वो नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये सब क्या है, मानव क्रियाकलापों के कारण ये क्या होता है, आपके भूस्खलन हो रहा है। लंबे समय तक मूसलाधार वर्षा भूस्खलन का कारण है। पर्वतीय व पहाड़ी इलाकों तथा नदियों की खड़ी ढलानों व तटों पर भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तभी तो अपन कहते हैं कि ऐसे टाइम पर उस जगह पर घूमना फिरना नहीं चाहिए, नहीं पता लगा तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ी वो पूरी। भूस्खलन के कारण जान व माल की अत्यधिक हानि होती है तथा राजमार्गों पर यातायात प्रभावित होता है। भूस्खलन पहाड़ी इलाकों की एक सामान्य घटना है। आपने देखा होगा कि वहां पर जैसे अपन सुनते हैं कि इस जगह पर आज तो ये पहाड़ी खिसक गई, इस जगह पर ये पहाड़ नीचे आ गया, है ना। तो इसको अपन क्या कहते हैं, भूस्खलन कहा जाता है, जिसकी वजह से अगर वहां से कोई जा रहा है तो वो गाड़ी उससे टकरा के नीचे खाई में गिर गई, उसके नीचे दब गई, लोग मर गए, तो इससे बहुत ज्यादा क्या होती है, हानि होती है। देखिए इस तरीके से भूस्खलन होता है। अब पहाड़ी पे रहने वाले जो लोग हैं पहाड़ों पर, उनको बड़ी दिक्कत रहती है इन चीजों से। तो मृदा अपरदन और भूस्खलन से न केवल पर्वतों और पहाड़ों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, बल्कि पर्यावासी रिहायश भी क्या हो जाते हैं, आपके नष्ट हो जाते हैं। ये क्या है, आपकी एक और प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन। आगे देखिए, बादलों का फटना। बादलों का फटना आपके क्या है, भूस्खलन के साथ की ही एक घटना हो सकती है। भूस्खलन के साथ प्राय बादलों के फटने की घटना भी जुड़ी होती है। बादलों के फटने से क्या अभिप्राय है कि अत्यधिक मात्रा में वर्षा, कभी कभी इसमें ओले और गरज के साथ तूफानी बारिश होती है। बादल फट गया, अब पूरा एकदम से पानी, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश ही बारिश आ गई। कुछ ही मिनटों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण प्राय भूस्खलन की घटना घटित हो जाती है। क्योंकि बहुत ज्यादा जब पानी आएगा तो फिसलन बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो पहाड़ी है वो फिसल सकती है गल के, है ना। चलिए 6 अगस्त 2010 को, कब, 6 अगस्त 2010 को लेह में बादल फटने तथा मूसलाधार वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 193 लोगों की जान चली गई और 200 लोग लापता हो गए। हजारों लोग बेघर हो गए तथा संपत्ति व आधारभूत ढांचे की अत्यधिक हानि हुई। कोई भी प्राकृतिक आपकी आपदा आती है तो उससे बहुत ज्यादा हानि होती है। क्लियर। आगे देखिए, इसके रोकथाम के उपाय, प्रबंधन क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, चक्रवात, सुनामी, बादलों का फटना जैसी प्राकृतिक आपदाएं मानव के हाथ में नहीं है। मनुष्य ने थोड़ी किया कि बादल फट जा। हाँ वो बात अलग है, वो गाना गा दे कि बरसो रे मेगा मेगा बरसो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो ये कह रहे बादल फट जा। उनके कहने से थोड़ी बादल जो है आपके फट जाएगा। हालांकि पूर्व चेतावनी तंत्र की सहायता से लोगों की क्या बचाई जा सकती है, जान बचाई जा सकती है, लोगों को बचाया जा सकता है। अगर आप उनको पहले चेतावनी दे दे एजेंसी, तो लोग वहां से जा सकते हैं, किसी दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, वहां से प्रवासन अपना बदल सकते हैं। आपदा के बाद की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विशेषकर आपदा संभावित क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों की सहायता में क्या हो जाती है, आसानी। तो वहां के जो अधिकारी हैं, जो वो उनको क्या करना चाहिए, पहले से एक प्लान रेडी रखना चाहिए कि इस कंडीशन में हमें ये करना है लोगों को बचाने के लिए, उससे निकालने के लिए। निम्नलिखित लिंक व हेल्पलाइन से आपको योजना बनाने में सहायता मिल सकती है, और ये आपके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की वेबसाइट है http://www.ndmindia.nic.in। आपदा के दौरान हेल्पलाइन है जो आपके 1070 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये क्या है, आपकी कुछ प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है वन्य आग के बारे में, भूस्खलन के बारे में, बादलों के फटने के बारे में और सुनामी के बारे में। चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आई है, फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।